हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइम है। चैप्टर आपका चल रहा था बच्चों, चैप्टर कौन सा चल रहा है तो 14, जिस चैप्टर का नाम है जैव अणु। इस चैप्टर में हमारे एक टॉपिक को आपको क्रम से वीडियोस देते हैं। और जैसे आज हमारा जो एंजाइम टॉपिक है बच्चों, एंजाइम से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पूरा। आपको एंजाइम का पूरा जितना भी इस पर आपको पढ़ना चाहिए आपके सिलेबस के अनुसार वो पूरा आपको कंप्लीट आज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं बच्चों, तो पर्टिकुलर एक कोई डेफिनेशन इसका तो नहीं है, लेकिन फिलहाल एंजाइम का जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि ये जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। देखो कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब परफेक्ट परिभाषा इसका आपको मिलेगा ही नहीं। कुल मिलाकर एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक पदार्थ को ही एंजाइम कहा जाता है। यदि एक लाइन में एक अंक का क्वेश्चन आ जाए कि एंजाइम किसे कहेंगे तो आप लिख सकते हैं जैव उत्प्रेरक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। सिंपल बच्चों, क्या जैव उत्प्रेरक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं में अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब देखो, जिस प्रकार से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हो उसमें उत्प्रेरक मिलाते हो, उसी प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन होता है तो वो एंजाइम के उपस्थिति में होता है। एंजाइम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपघटित करने में मदद करता है। जैसे हमारा माल्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, यूरिया है, प्रोटीन्स है, ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर जब अपघटित होते हैं बच्चों तो इसमें कौन मदद करता है, एंजाइम करता है। क्या एंजाइम करता है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग हो सकता है तैयार भी कर लिए हो एंजाइम को बच्चों, लेकिन यहाँ पर एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर भी देख लेंगे। तो एंजाइम का फिलहाल यदि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे कि जैव उत्प्रेरक पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं जो कि मानव शरीर या जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं और जैव अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। इतना आप अपनी भाषा में तो लिख सकते हैं ना। एंजाइम क्या है, एक प्रकार से उत्प्रेरक ही है लेकिन जैव उत्प्रेरक है। जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवित अंगों में पाया जाता है और जीवित कोशिकाओं में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम यहाँ पर, वैसे तो एग्जाम्पल में आपने लिख ही लिया, इनवर्टेज, माल्टेज, यूरिएज, ये एंजाइम बच्चों। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम यहाँ पर आप देख सकते हो। माल्टेज जो है बच्चों वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। जो आपका माल्टेज है बच्चों वो किसमें माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, लैक्टेज जो है बच्चों, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। जो आपका लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। फिर एमाइलेज की बात करें, जो एमाइलेज है स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, मतलब कई सारे ग्लूकोज के अणु होते हैं बच्चों, ये एमाइलेज का काम है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज एंजाइम हमारे शरीर में जो शर्करा होता है यानी जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 में तोड़ता है। इसी प्रकार आप देखो पेप्सिन प्रोटीन्स को अल्फा एमिनो अम्ल में तोड़ता है। जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों बच्चों प्रोटीन्स को अल्फा एमिनो अम्ल में तोड़ते हैं। न्यूक्लिएज जो होता है DNA RNA को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो ये कुछ प्रमुख एंजाइम है जिनको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे तो पूरा कंप्लीट देना पड़ता है ना सेशन, क्योंकि हमेशा पहले मैं इतना लंबा वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड नहीं करता था बच्चों। तो बच्चे कहते थे कि सर आप छोटे वीडियो में बहुत कम चीज़ें देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो अब कोशिश यही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। जैसे यहाँ पर आप एंजाइम देख रहे हैं, एंजाइम पर आप जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी एंजाइम की परिभाषा भाई साहब, जैव उत्प्रेरक पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं जो कि जीवित अंगों में उत्पन्न होते हैं, जीवित कोशिकाओं में अल्प मात्रा में रहते हैं और जो भी हमारे शरीर के अंदर या जीवित अंगों में होने वाली रासायनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, क्रिया संपन्न कराते हैं, ये चीज़ है। ठीक, और कुछ प्रमुख एंजाइम माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में।
लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। एमाइलेज क्या है, अब देखो इन चीजों को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है भाई साहब कि हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझना पड़े। अब इसका यदि मैं पूरा रासायनिक अभिक्रिया समझाऊं वो तो आप लोग पढ़ते रह जाओगे, समझ रहे ना। तो एनुअल एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर टारगेट करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखो, एंजाइम के विलक्षण, एंजाइम के कुछ लक्षण, लक्षण का मतलब है जिसके कारण हम उसे एंजाइम को भाई समझ पा रहे हैं किन किन लक्षण के कारण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, उस व्यक्ति को आप कैसे समझोगे, उस व्यक्ति के बोलचाल से, उस व्यक्ति के रहन सहन से, खाना पीना सब कुछ इत्यादि, उसको तो हम समझ पाते हैं कि जैसे मान लीजिए बोला भैया मुझे तो मटन चाहिए, तो बोला भैया मांसाहारी है, ये तो खराब है, बंदा सही नहीं है ना। ऐसे ही लोग बोलते हैं ना। यदि गाली गलौज कर दिए तो बोले बच्चे का नेचर सही नहीं है यार, गाली देता है, नजरें गलत है, तो फिर बोलेगी यार बहुत ही गड़बड़ है। तो ये सब हम उसके लक्षण के आधार पर देख पाते हैं। इसी प्रकार एंजाइम को समझने के लिए उसके लक्षण को देखा गया कि अत्यंत विशिष्ट लक्षण है। अत्यंत विशिष्ट लक्षण का मतलब ये है कि यदि एक एंजाइम एक प्रकार के पदार्थ में मतलब सहभागिता दर्शाता है तो दूसरे पदार्थ को नहीं तोड़ सकता। जैसे कोई एक एंजाइम एक ही क्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, अन्य क्रियाओं के लिए उसका कोई वास्ता नहीं होता बच्चों। जैसे माल्टेज है, वो केवल माल्टोज का ही जल अपघटन कर सकता है। माल्टेज जो होता है केवल माल्टोज को ही तोड़ता है, ऐसा नहीं कि लैक्टोज को तोड़ने लग जाए। तो भाई एक विशिष्ट लक्षण है, उनका विशिष्टता है, विशिष्ट गुण है। जैसे मान लीजिए आप 12th में हो तो 12th में ही हो, आप 11th नहीं पढ़ सकते, तो आपका एक विशिष्ट गुण है बच्चों। तो अत्यंत विशिष्टता पाई जाती है एंजाइम में। कोई भी एंजाइम एक ही क्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, एक से अधिक क्रियाओं के लिए वो संपन्न नहीं कराता, अन्य क्रियाओं से कोई वास्ता नहीं रखता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहा कि जो हमारा यूरिएज है वो यूरिया को ही तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं कराता। तो ये सिंपल है, यूरिएज जो है यूरिया को तोड़ने के लिए बना हुआ एंजाइम है। चीजें क्लियर बच्चों। तो ये विशिष्टता का मतलब यही है कि भाई जो पदार्थ यदि एक चीज को तोड़ रहा है, एक चीज में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो वो उसी में भाग ले रहा है, नहीं कि मतलब अन्य जगह भी हो जाए। जैसे आप उत्प्रेरक पढ़ते हो, उत्प्रेरक में कहा गया कि मान लीजिए निकिल है अपचायक का काम करता है, मान लो निकिल है प्लेटिनम, ये अपचायक का काम करते हैं। अब अपचायक लिथियम है, प्रबल अपचायक है, कई सारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यानी उत्प्रेरित कर सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो एंजाइम है वो ऐसा नहीं होता। एंजाइम में एक विशिष्टता पाई जाती है, जिस अभिक्रिया में वो संपन्न यदि एक एंजाइम हो रहा है तो उसी अभिक्रिया से संबंध रखेगा, अन्य अभिक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, अन्य क्रियाओं से उसकी कोई वास्ता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा यूरिएज जो है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों किस में तोड़ता है, अमोनिया में, NH3 अमोनिया में तोड़ता है। चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ आपको बता दिया गया। ये चार्ट वैसे तो हर बच्चे को तैयार रखना चाहिए जो बायोलॉजी के स्पेशल बच्चे हैं। बायोलॉजी में भी भाई मैथमेटिक्स, भाई साइंस में मैथमेटिक्स वाले बच्चे आते हैं, तो मैं मैथमेटिक्स वालों को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं उनको तो ये चार्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा आप लक्षण देखेंगे, गति को कई गुना बढ़ाना, मतलब जो हमारा ये एंजाइम होता है शरीर के अंदर या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को अत्यंत तेज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, कई करोड़ गुना तीव्रता से क्रिया को संपन्न कराता है, ये चीज बोला गया। तापक्रम और पीएच का मामूली होना, मतलब बहुत कम ताप पर भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराता है। जैसे एंजाइम जो है 37 डिग्री सेल्सियस और पीएच मान भी 6 से 8 पर, यह अत्यधिक प्रभावी होता है। गति पर नियंत्रण, कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब भाई साहब गति का नियंत्रण मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही फास्ट हो रहा है, उस पर नियंत्रण का कार्य भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। अल्प मात्रा, अल्प मात्रा का मतलब ये है कि एंजाइम यदि अल्प मात्रा में उपस्थित है तो हमारे शरीर के अंदर वो क्रियाओं को संपन्न करा सकता है, ये चीज बोला गया। तो कुछ ये लक्षण है, लक्षण तो आज तक कभी पूछा नहीं गया बच्चों, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद एंजाइम के कार्य के बारे में पूछा जाए कि एंजाइम का कार्य भाई साहब, तो एंजाइम का काम मुख्य रूप से है भोजन को पचाना। अब जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में ही बस केवल भोजन को पचाया जाता है, भाई विभिन्न प्रकार के जीव हैं, सभी जीवों में भोजन के पाचन की क्रिया होती है। तो एंजाइम का मुख्य कार्य है भोजन को पचाना। भोजन के लिए जाने वाले घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है तथा न्यूक्लिक अम्ल का विघटन विभिन्न स्थानों पर एंजाइमों द्वारा होता है। जैसे आप फिलहाल आपने देखा भाई
कि कई सारे एंजाइम जो अपघटित करते हैं भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन। हमारे शरीर के अंदर सुक्रोज सबसे ज़्यादा स्टार्च से मिलता है भाई, स्टार्च को तोड़ना पड़ता है, तो स्टार्च टूटा सुक्रोज मिला, सुक्रोज को तोड़ो तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, फिर ग्लूकोज टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना बच्चों, ऊर्जा। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं है ना शरीर के अंदर भी होती रहती हैं, जिनको उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन बनता है, एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर बताओ। उत्प्रेरक चैप्टर 5 में आपने खूब पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा या घटा देता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो बच्चों उत्प्रेरक का काम ही है, मैंने आपको बताया जिस प्रकार से बाह्य रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक के मदद से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ टूटते हैं तो वहां पर जो उत्प्रेरक होता है वो एंजाइम कहलाता है। बस इतना ही है। देखो जरा, प्रायः जो एंजाइम होते हैं जटिल संरचना वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अणुभार उच्च होता है, लेकिन उत्प्रेरक केवल धातु अथवा धातु संकर अथवा H पॉजिटिव आयन जैसे सरल कण होते हैं जो कि निम्न अणुभार वाले होते हैं। मतलब यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं उच्च अणुभार वाले होते हैं, उत्प्रेरक जो होता है निम्न अणुभार वाला होता है। बच्चों यहाँ पर जैसे उत्प्रेरक मैंने कहा निकिल बस सिंपल उत्प्रेरक का कार्य करता है, लिथियम केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है, H पॉजिटिव आयन केवल उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक छोटा सा यौगिक ले लो आप, K2Cr2O7 उत्प्रेरक का कार्य करता है, NaOH एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड या कि LiAl मान लो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपको उत्प्रेरक का काम कर सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक का, मतलब छोटे छोटे यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं बच्चों। लेकिन एंजाइम जो होता है उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। दूसरा डिफरेंस देखें, जीवित वस्तुओं में ही एंजाइम निर्मित होते हैं। पहले ही बता दिया गया था कि शरीर के अंदर ही ये जो एंजाइम है वो उत्पन्न होते हैं, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन उत्प्रेरक ऐसा नहीं होता, निर्जीव जगत में भी होते हैं, अकार्बनिक या निर्जीव जगत के होते हैं, मतलब बाह्य पदार्थ हैं, है ना। जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं केमिस्ट्री में तो बाह्य पदार्थ निकिल है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, ये सब यदि हम ले रहे हैं तो ये बाह्य पदार्थ मिल जाते हैं। लेकिन एंजाइम आप बाहर नहीं देख सकते, ये कहीं ना कहीं बच्चों शरीर के अंदर ही पाया जाता है। आगे देखो, कार्य प्रणाली में एंजाइमों की अपनी विशिष्टता होती है। अभी बताया गया विशिष्ट लक्षण, मतलब एक एंजाइम जो है एक पदार्थ को गठित कर रहा है तो दूसरे पदार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उत्प्रेरक में ऐसा नहीं होता, उत्प्रेरक समान रूप से क्रियाकारकों के लिए कई क्रियाकारक के लिए एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, मतलब कई सारे रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों क्या है संपन्न करा सकता है, समझ रहे ना। तो एंजाइम जो होता है बच्चों ये क्या करता है, एक विशिष्टता का लक्षण दर्शाता है। लेकिन वहीं पे हम बात कर लेते हैं उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक में ऐसा कोई समान विशिष्टता नहीं होती, वो कई सारे अभिकारकों के लिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए व्यवहार दर्शा सकता है। एंजाइम की सर्वाधिक क्रियाशीलता शरीर के तापक्रम पर होती है, ठीक है, तापक्रम पर होती है। लेकिन उत्प्रेरक के लिए सामान्यतः उच्च ताप की आवश्यकता होती है। शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। वैसे किसी का मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री से कम अधिक हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सामान्यतः औसत माना गया है 37 डिग्री सेल्सियस। इसलिए तो बोलते हैं कि जो एंजाइम होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा अपघटित करता है किसी भी पदार्थ को, और 6 से 8 pH मान पर जो एंजाइम है सबसे अच्छा वर्क करता है। लेकिन उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को यदि बढ़ाना है तो तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान बढ़ाने से अणुओं की गति बढ़ जाती है, संघट्ट बढ़ जाता है बच्चों, और रासायनिक अभिक्रिया भी बढ़ जाती है। चलो अगला नंबर देखो, परावैंगनिक किरणों से नष्ट हो जाता है। जो एंजाइम होता है यदि परावैंगनिक किरणें, वैसे भी हमारे शरीर के अंदर यदि परावैंगनिक किरणें शरीर में पड़े बच्चों तो वैसे भी कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक है, मान लीजिए कहीं पे आयरन है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब लोहे को क्या होगा भाई साहब, लोहे को कुछ नहीं हो सकता है, तो परावैंगनिक किरणों से नष्ट नहीं होता। लोहा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोरेंडम कहीं पे रखा है, बॉक्साइट रखा है, अब उसको क्या होने वाला, उसमें परावैंगनिक किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब ये एंजाइम है हमारे शरीर के अंदर, यदि इस पर परावैंगनिक किरणें पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती हैं। अगला नंबर देखो, ये जैव रासायनिक क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, यानी अब घटित हो गए और ये नष्ट हो गए, पुनः नया एंजाइम बन गया। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर यूरिएज है,
वो यूरिया को अपघटित किया और अपघटित किया तो खत्म कहानी, वो नष्ट हो गया। फिर नया यूरिएज बनता है बच्चों शरीर के अंदर। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर मधुमेह का बीमारी हो जाए, मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन्स नहीं मिल रहा है उसको, है ना, इंसुलिन जैसे पदार्थ यदि नहीं है, इंसुलिन क्या करता है, वो सुक्रोज को तोड़ता है। इंसुलिन क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज को भी तोड़ने का कार्य करता है। भाई ग्लूकोज की मात्रा या सुक्रोज की मात्रा बढ़ गई, वही मधुमेह है, वही शुगर की बीमारी है। तो जब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, जो भी है वो खत्म हो गया। इसलिए तो बिल्कुल 1 बूंद इंसुलिन दिया जाता है। जो भी शुगर का मतलब पेशेंट होता है उसको 1 बूंद यदि चला जाए इंसुलिन, बिल्कुल जैसे चींटी डंक लगाती है ना, उतना ही आप डंक लगा दो, आपका इंसुलिन उतना काम कर जाएगा पूरे शरीर में दिन भर के लिए। तो इंसुलिन मतलब जो एंजाइम होते हैं ना, बहुत अल्प मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न करा देते हैं। यानी अल्प मात्रा में है तो भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करा ही देंगे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंस है जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करें। एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर, उम्मीद करता हूं बच्चों इतना तो क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस आप लोग तैयार कर लिया करें क्रम से। अब इसके बाद हम एक और बात करेंगे सह एंजाइम की, कि जैसे मान लीजिए एंजाइम जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है, मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अपघटन कराता है, तो उसे भी कोई मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है जो एंजाइम को ही प्रेरित कर दे। जैसे बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, हम आपकी दशा को समझ रहे हैं, आपकी स्थिति को समझ रहे हैं और आपकी मानसिकता के आधार पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं। तो हमें क्या है, एक जागरूकता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन कोई व्यक्ति हमें ही और मोटिवेट करे, कोई व्यक्ति हमें ही कहे कि भाई साहब तुम और अच्छे तरीके से पढ़ाओ, या कि मान लो कह दे कि तुम्हारा पढ़ाए हो बहुत गंदा है, खत्म कहानी यार, तो हम क्या होंगे, अंदर से नर्वस हो जाएंगे कि वाकई में क्या हम ऐसा पढ़ा रहे हैं जिससे सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब इसी प्रकार एंजाइम को भी उत्प्रेरित करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सह एंजाइम। क्या बोलो बच्चों, सह एंजाइम, सह एंजाइम, समझ रहे ना, कि भाई साहब उत्प्रेरक को ही, यानी यहां पर एंजाइम को ही हम उत्प्रेरित करना चाहे तो एंजाइम को ही उत्प्रेरित करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे बोल दिया जाएगा क्या, सह एंजाइम। तो यदि सह एंजाइम की परिभाषा पूछी जाए 2 नंबर में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, यानी उत्प्रेरक को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक वर्धक का कार्य होता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाए, फिर उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। उसी प्रकार बच्चों एंजाइम के भी कुछ सरल अकार्बनिक आयन होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, ये हमारे सह एंजाइम कहलाते हैं। लिखना है तो लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि आप बेहतर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई एक छोटा सा टॉपिक छूट जाए, वही क्वेश्चन में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग आज के इस लेक्चर में सब कुछ सीख गए होंगे। जो आपका जय बणु है बच्चों, इसमें बहुत कुछ तो समझना है लेकिन बहुत कुछ तो रटना है, ये तो पहले भी बता दिया। कितना बार आप प्रैक्टिस करोगे भाई साहब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार में बने, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे अच्छे तरीके से बनेगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।